Morning all of you. Today we will discuss about the air pollution. Air is present in atmosphere. And how air polluted and what is air pollution? The undesirable change in physical and chemical composition of air, which causes harmful effect on living organisms, is called as air pollution. एयर में आप जानते हैं तमाम सारी गैसें हैं, उनका मिक्सचर है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसके अलावा इनर गैसेस हैं और तमाम सारे पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइलाइजेशन, तमाम सारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल का कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के एयर में और सारी टॉक्सिक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में आ रही हैं। हमारे ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ने लगे, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ने लगे, लेड कैडमियम पार्टिकल्स बढ़ने लगे, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस से, हमारे श्वास के रास्ते से, श्वास नली से फेफड़े में जाएंगे और हमें श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो जो ये हार्मफुल असर हमारे ऊपर होता है एयर में उपस्थित टॉक्सिक गैसेस की वजह से, वह एक तरह का हम कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन है। तो प्रश्न उठता है कि एयर पॉल्यूशन हुआ क्यों? आप जानते हैं कि जो हार्मफुल इफेक्ट है टॉक्सिक गैसेस का हमारे स्वास्थ्य पे, अन्य जीवधारियों पे, वह एयर पॉल्यूशन है। तो फिर ये हार्मफुल गैस आई कहां से, टॉक्सिक गैस आई कहां से? आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, और कोल पेट्रोलियम में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, और ये जब फैक्ट्रियों में, मोटर गाड़ियों में इसका कंबशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस बनती हैं। जिन गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं, धुआं देने लगता है, उनमें हाइड्रोकार्बन कंप्लीट बर्न नहीं होता, वहां तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलने लगती है और ये एटमॉस्फेयर में आते हैं और ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आप देख रहे हैं फैक्ट्रियां हैं, आप देख सकते हैं कि बीजिंग है, चीन का राजधानी, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे एकदम पॉल्यूशन है, एकदम पॉल्यूशन है। यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई, धुएं निकल रहे हैं। क्यों धुएं निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है, कोल है, इसमें कंबशन हो रहा है। अब यह एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। यही एटमॉस्फेयर में आकर के क्या करेंगे? जो बादल बना, वेपर से बादल बना, अब बादल से जब बरसात होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में आएंगे जमीन पर, एसिड रेन होगा। और जब एसिड रेन होगा तो क्या होगा? यहाँ के पौधे, वनस्पतियां, जंतु उनके टिश्यू को डैमेज करेंगे, सॉइल को एसिडिक कर देंगे, वाटर में एसिडिक कंडीशन उत्पन्न कर देंगे। तो इस तरह से ये पानी को भी हार्म करते हैं, सॉइल को भी नुकसान पहुंचाएंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, एनिमल प्लांट को, हमारे स्किन को। आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल, उसी के नजदीक में मथुरा है, मथुरा में ऑयल गैस रिफाइनरीज है, वहां से जो धुएं निकलते हैं वो वातावरण में जाते हैं और जब बरसात होता है वही धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स होकर के बरसात के पानी में, और वहां पे जब पड़ता है एसिड रेन के रूप में, तो ताजमहल के संगमरमर का बना है उसमें भी कोरोजन हो रहा है, उसमें भी डैमेज हो रहा है। तो बताओ, मार्बल में जब डैमेज कर सकता है तो हमारी स्किन को, पौधे की स्किन को, एनिमल की स्किन को भी डैमेज करेगा। इस तरह से जो एयर पॉल्यूशन बहुत ही घातक है। अब और क्या कर सकता है? ये हमारे लंग्स में नुकसान पहुंचाएगा, कैंसर का, लेड है, कैडमियम है, कैंसर कर सकता है, फेफड़े के टिश्यू को डैमेज करेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, तो तमाम सारी चीजें हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो एयर में पॉल्यूशन हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग भी उत्पन्न करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी इफेक्ट कर देते हैं। जैसे यह सन है और यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, सपोज कर दीजिए अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे तमाम सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो ये धुएं निकाल रही हैं। इस फैक्ट्रियों से निकले धुएं में जो हमारा टॉक्सिक आ रहा है गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, मीथेन आ रहा है, तमाम रेफ्रिजरेटर लगाए हैं उससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों से आ रहा है। तो ये जो सन की लाइट जमीन पे आ रही है, ये जो सन की लाइट जमीन पे आ रही है और सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्ट होती है बच्चों, और जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट एनर्जी तो कहां जाएगी? फिर से एयर में,
और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड था 0.0%, 03%, तो वो तो मेंटेन करता था 0.03% नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, ये तो मेंटेन करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। लेकिन ज्यादा मीथेन आ जाए, ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, ज्यादा एनटीओ आ जाएगा, तब क्या होगा? ये जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पे, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पे एक तरह से टेम्परेचर राइज होने लगेगा। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस मेजर अमाउंट तो ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन है, इसके अलावा CFCS है, CFCS और N2O। तो सबसे मेजर अमाउंट तो किसके द्वारा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, इसके बाद मीथेन के द्वारा, CFCS और N2O। तो यहाँ पे जो है 60% तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल 60%, और मीथेन है ये भी 20%, और CFCS 14% और N2O 6%। तो 60, 20, 80 और ये 14 और 6, 20, 100%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCS क्या है? CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, फ्रिज से निकलते हैं, एरोसोल जो एरोप्लेन चलती है एयर से निकलते हैं। ये सारे जो है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट, माने इनकी वजह से टेम्परेचर राइज हो गया, तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जानते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग माने डे बाय डे टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैसों की मात्रा बढ़ रही है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इनकी वजह से इनकी मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या होगा? जहां पे बरसात कम हो रही वहां और ड्राइनेस हो जाएगी, और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। एक तरफ तो और सूखा हो जाएगा, ड्राउट हो जाएगा, और दूसरी जगह ग्लेशियर्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या करेंगे? मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होकर नदियों में पानी आएगा। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे वाटर बदलेंगे, नदी में बाढ़ आएगी, समुद्र में जाएंगे। और अगर यह ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा, और जितने समुद्र किनारे शहर हैं आने वाले समय में अगर पानी का लेवल बढ़ा समुद्र का तो जरूर उनको क्षति होगी। वो या तो पानी में डूबेंगे या तैरेंगे, मतलब बहुत विनाश होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम एयर पॉल्यूशन को कम करें, ये जो फॉसिल फ्यूल का इसका इस्तेमाल कम करें, ताकि कम से कम नुकसान हो और हमारे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा न बढ़ने पाए। तो आपने देखा बच्चों कि एयर पॉल्यूशन की वजह से स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, जंतुओं पे, पौधों पे और ह्यूमन बीइंग की स्किन पे, उनके बॉडी पे, उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन 60% कार्बन डाइऑक्साइड रोल है, 20% मीथेन का रोल है, 14% CFCS का रोल है और 6% N2O का रोल है। ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ये जो है इलिनो इफेक्ट करेगा, आने वाले समय में नुकसान कर सकता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को भी डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आने का खतरा है, वो भी नुकसान कर सकती है, म्यूटेशन कर सकती है, तमाम सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम एयर पॉल्यूशन को रोकें। तो क्या है तरीका एयर पॉल्यूशन को रोकने का? ये तो रहा काजेज और इनके दुष्परिणाम। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो बच्चों जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको ही हम, उसके फैक्टर को ही रोकें। तो कैसे हो रहा है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हम फॉसिल फ्यूल का कंज्यूशन कम से कम करें, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इसको कम से कम यूज करें। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन की लाइट आ रही है नॉर्थ जमीन पे, उसको हम सोलर पैनल के माध्यम से, किसी और माध्यम से सोलर लाइट का इस्तेमाल करें। हाइड्रो पावर, जगह जगह जहाँ पानी गिरता है डैम से, उस हाइड्रो पावर से बिजली जनरेट करें, बजाय कि थर्मल पावर से कोयला जला करके। कोयला न जला के हाइड्रो पावर से जनरेट करें, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम छोटा छोटा काम कर सकते हैं ये कि जैसे जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या पावर आता है, हम अननेसेसरी बल्ब जलाए रखते हैं, अननेसेसरी पंखे चलाए रखते हैं, जब जरूरत नहीं उसको ऑफ कर दें तो बिजली कम से कम खर्च होगी, तो वहाँ थर्मल पावर में कोयला कम से कम जलेगा। और अगर हम यंग हैं, चल सकते हैं, तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से चलें।
बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं चल सकते, उनको लिफ्ट से चलने दें। लिफ्ट पे एनर्जी खर्च होती है, वहाँ पे फिर हम सब इस्तेमाल करेंगे तो फिर और एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा। इसके अलावा गर्मी में जाड़े में रूम हीटर की जगह हम वूलन कपड़े पहने, ताकि हमें अपने शरीर को गर्म रखना है, हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, ना कि पूरे रूम को गर्म करने की जरूरत है। रूम को गर्म करेंगे ज़्यादा बिजली खर्चा होगी, ज़्यादा उस पर फिर लोड पड़ेगा, थर्मल पावर पे ज़्यादा कोयला जलना पड़ेगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम दूर नहीं जाना है, नज़दीक जाना है तो वॉकिंग डिस्टेंस, तो पैदल जाए या साइकिल से जाए। गाड़ी मोटर का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, बहुत दूर जाना है या ज़रूरी हो तब। तो इस तरह से हम छोटे छोटे उपाय करके हम बिजली का कंजम्पशन रोकेंगे तो कोयला जो चल रहा है वो कम होगा। और हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल है, उसमें CNG, उसमें जो है डीजल पेट्रोल की जगह CNG का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ है कि चिमनियों में हम स्क्रबर लगा दें, फिल्टर लगा दें या प्रेसिपिटेटर थर्मल पावर की चिमनियों में लगा दें, ताकि डस्ट पार्टिकल स्मोक एयर में न जाए। तो हम इन छोटे छोटे उपायों से कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। इसको आपने जाना, इसको समझा और हम वो सारे उपाय करें जिसकी वजह से पॉल्यूशन न फैले, ताकि सबका स्वास्थ्य, जनजीवन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।